हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, जहाँ तक कि पानी कि एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान अथवा आयतन घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश हैं। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे चाहे वे सजीव हों या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिक ने पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ के भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म की प्राकृतिक के आधार पर दो प्रकार वर्गीकृत किया। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। रासायनिक पहलुओं के अध्याय आगे में आपको पढ़ने को मिलेगा। पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होता है, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं। क्रियाकलाप 1.1 की बीकर लें। इस बीकर को जल से आधे भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार मात्रक आयतन का मात्रक 1 घन मीटर यानी मीटर के पावर 3 आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर है। इसलिए 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब अर्थात 1 लीटर बराबर 1000 ml अर्थात 1 मीटर बराबर 10 घात 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। नमक जल 1 लाख गुना आवर्धित किया गया। जल हिलाइए। नमक और जल में नमक पूरा घुल गया। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के ये कण छोटे हैं। क्रियाकलाप 1.2 पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल के 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त जल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करें। क्या जल अब भी रंगीन है? 100 ml मिलाया, फिर से 10 ml से 100 ml मिला के 10 ml निकाला, फिर से 100 ml में डाल दिया, फिर से 10 ml निकाल कर अगले बीकर में इसी तरह डाल के प्रत्येक अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आती है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी को बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः
एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से हम यह क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार अनुकृत होने पर भी इसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.3 अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसका सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अब अगरबत्ती जला दें, क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने परीक्षण को नोट कीजिए। क्रियाकलाप 1.4 जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें। अपने परीक्षण को नोट करें। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितनी दिन या घंटे लगते हैं? क्रियाकलाप 1.5 एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें। हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? उपरोक्त 3 क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कण के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलान ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पदार्थ के कणों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप 1.6 इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ लें। चित्र 1.3 दूसरा समूह एक दूसरे को हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथे समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह में तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कण ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था? क्रियाकलाप 1.7 एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? क्रियाकलाप 1.8 एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए।
गर्मा गर्म खाना की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण विक्षेपित होता है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों को विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीन अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था क्रियाकलाप 1.9 निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्र करें। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़ एकत्रित कर लीजिए। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर आकार का रेखांचित बनाइए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़े मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? बल लगाकर इसको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाएं बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस हैं? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तन के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथों में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। क्रियाकलाप द्रव अवस्था क्रियाकलाप 1.10 निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्र करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ने पर क्या यह आसानी से बहता है? प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 1.5 से संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैस विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए सांस लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। गैसीय अवस्था आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैसों के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। क्रियाकलाप 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर के कार्क से बंद कर दें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरी में चाक के टुकड़े भर दें।
पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज से डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। पिस्टन, गैस, रबर कार्क। आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? अपने परीक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता कंपैरिजन काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दी जाने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ित काफ़ी अधिक होने के कारण गैसों के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाले गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंची है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों में विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ठोस ए वाले में, बी वाले में द्रव और सी वाले में गैस। ए बी सी पदार्थ की 3 अवस्थाओं के कणों की योजनाबद्ध आवर्ती चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैसों को दबाव बनाते हैं। प्रश्न: किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करने हैं: वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, कांच, रुई और लोहा। पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुण में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए: दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना चाहिए। पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रह सकता है: ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जल वाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तापमान परिवर्तन का प्रभाव। क्रियाकलाप 1.12। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट कर लें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में इस परीक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें। जब तक जल उबलने न लगे थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें, जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए।
जल के द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन में परीक्षण को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ने पर उसके कणों को गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इसी कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में हो जाता है परिवर्तित हो जाता है जिस लोहे का स्टैंड, थर्मामीटर, कांच की छड़ और बीकर नीचे से आप हीट करेंगे। हीट करने के बाद यहाँ पे आग लगा दीजिए और जलना प्रारंभ कर देगा। इसलिए भापर यानी वाष्प बनना शुरू, बर्फ नीचे होगा और बर्नर से आग जलेगी। लोहे की स्टैंड, थर्मामीटर, कांच की छड़, बीकर, जल भी और बर्नर, बर्फ का जल में बदलने की प्रक्रिया, जल से जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संलग्न केल्विन नोट तापमान का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव को पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 ही मानते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 केल्विन जोड़ देना चाहिए भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है। बर्फ की ऊष्मा प्रदान बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसे ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रस्तुति ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 273 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 यानी 373 केल्विन है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कण की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कण के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में आंतरिक ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठोस ऊष्मा अवशोषित करके द्रव अवस्था में चला जाता है, फिर से ऊष्मा अवशोषित करके गैसीय अवस्था में चला। गैसीय अवस्था शीतलता के कारण द्रव अवस्था शीतलता के कारण बर्फ अवस्था में आ जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वाष्प
वापस ठोस में बदल जाते हैं। क्रियाकलाप 1.13 थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली चाइना डिश में डालें। एक कप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा कि चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। रुई का टुकड़ा ऊपर और उल्टा रखा हुआ कीप वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड, ठोस बना अमोनियम क्लोराइड, चीनी का प्याली। बर्नर से गर्म करें। अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन चित्र 1.7 में होना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। उपरोक्त क्रियाकलाप से क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर वह संपीड़ित करने पर क्या होगा? क्या इस कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? पिस्टन और दबाया सिलेंडर, पिस्टन और दबा दीजिए सिलेंडर, तो दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। दाब के बढ़ाने और ताप घटाने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेरिक एटीएम हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय ठोस संगलन करने पर द्रव में और जमाने पर फिर से ठोस में आ जाती है। ठोस को ऊर्ध्वपातन करने पर गैस में चली जाती है। निक्षेपण करने पर फिर से ठोस में आ जाती है। द्रव को वाष्पीकरण करने पर गैस में आ जाती है। गैस को संघनन करने पर द्रव में आ जाती है। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण। प्रश्न: निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। 300 केल्विन, 573 केल्विन। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए क्या कोई विधि सुझाइए? वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दबाव डालना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसे कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसे बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। एटमॉस्फेरिक गैसीय दाब मापने का एक मात्रक है। दाब SI मात्रक पास्कल है। 1 एटम बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडल दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। दोनों उदाहरण में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस ठोस के कण में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव की सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों को आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप 1.14 परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली को 5 ml जल रखकर इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने परीक्षण लिखिए। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में
आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्रफल और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान वृद्धि तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु में गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कवाते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक क्रियाकलाप प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा अब वैज्ञानिक पदार्थ के पांच अवस्थाओं की चर्चा कर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा, इस अवस्था के कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैसों के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होती है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। इसके स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च ताप के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। बोस-आइंस्टीन 1920 में भारत भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5 अवस्थाओं के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थों की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC कहा गया। सन 2001 में अमेरिका में एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वैमन को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशंस की अवस्थाएं प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्यतः वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैसों को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। www के CHEM केम फॉर किड्स कॉम पर लॉग इन करके पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था की और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसे भी जानने के लिए आप SN बोस 1894 से 1974 में, अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से 1955 तक रहे। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण से प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास
की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। प्रश्न, गर्म शुष्क दिनों में गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? आपने क्या सीखा? द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव तीन अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैसों के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व स्खलित हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थों की अवस्थाएं अंततः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। निक्षेपण प्रक्रम से में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटनाएं, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनमें बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: सतह ही क्षेत्रफल जिसकी वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय ताप और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडल ताप पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग की जाती है। कुछ मापन योग्य राशि और उनके मात्रक जिन्हें हमें ज्ञान होना चाहिए: तापमान केल्विन में, लंबाई मीटर में, संगृहीत किलोग्राम में, भार न्यूटन में, आयतन घन मीटर में, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर में और दाब पास्कल में किया जाता है। अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न में आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्न एक, क्रियाकलाप ये कर सकते हैं: समूही हेतु क्रियाकलाप जैसे ठोस, द्रव और गैसों के कण की गतिशीलता दर्शाने के लिए एक प्रतिदर्श का निर्माण करें। इसका निर्माण करने हेतु आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी: एक पारदर्शी जार, एक बड़ा गुब्बारा अथवा खींची गई रबड़ की एक शीट, तार, कुछ कुकुट को डालने जाने वाले दाने अथवा काले चने अथवा शुष्क हरे दाने। प्रतिदर्श का निर्माण कैसे किया जाए: दोनों को जार में डालें, तब तार के रबर शीट के मध्य में पिरो दें और इसे सुरक्षा की दृष्टि से टेप के माध्यम से कस कर बांधें। अब रबर शीट को खींचें और इसे जार से मुख पर बांध दें। आपका प्रतिदर्श तैयार है। अब आप उंगली के माध्यम से जार के ऊपर नीचे धीरे से या तेजी से सरका सकते हैं। रबर प्रदर्शित जार, बड़ा गुब्बारा या रबर का शीट, सूखे दाने और पहले तार को धीरे धीरे खींचे। ठोस, द्रव तथा गैस के कणों की गति को दर्शाने के लिए तार को जार से खींचे। ठोस से द्रव और द्रव से गैस में परिवर्तित के लिए एक प्रतिदर्श तैयार कर सकते